नमस्कार। हम सब जानते हैं फरवरी और मार्च के महीने उन पेरेंट्स के लिए कितने टेंशन भरे होते हैं जिनके बच्चे 10th और 12th के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। खैर, एक ज़माना था हमारे पेरेंट्स का जब सिर्फ पास होना ही बहुत होता था। हमने भी जब 10th और 12th के एग्ज़ाम्स दिए तब टेंशन तो होती थी, लेकिन अब आज के स्टूडेंट्स के सामने इतने बड़े बड़े लक्ष्य रख दिए जाते हैं कि एग्ज़ाम की टेंशन कहीं कहीं डिप्रेशन का रूप धारण कर लेती है। आज ज़रूरत है पेरेंट्स को अपने बच्चों का दोस्त बनने की, उन्हें सामान्य रखने की। इस बारे में हमें विस्तृत जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अतुल के अरोड़ा। आजकल जो एग्ज़ाम्स चलते हैं, आजकल मेनली बोर्ड एग्ज़ाम्स जो चलते हैं, उसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। हर बच्चा ये चाहता है कि 12वीं के बाद 12th के करने के बाद उसको कैंपस में एडमिशन मिले, और परसेंटेज इतनी हाई हो गई है, उसमें वो अपना टारगेट ये रखा होता है और उसको अचीव करने के लिए और उसके स्ट्रेस स्ट्रेंस आती है। और ख़ासकर ये उन बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है, या तो जो बहुत हाई टारगेट रखते हैं या फिर जो रेगुलर स्टडीज़ नहीं कर पाते, एक प्लान्ड स्टडी मेथड नहीं अडॉप्ट करते, उनमें ये स्ट्रेस स्ट्रेंस बहुत ज़्यादा रहती हैं। आजकल जो दूसरे जो बच्चे हैं वो काफ़ी सारे ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कई दफ़ा इतनी स्ट्रेस स्ट्रेंस की वजह से नींद नहीं आती, उसमें वो एल्प्रेक्स और रेस्टिल ये सब लेना शुरू करते हैं। वो उनके स्लीप पैटर्न को ख़त्म कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, जिससे अगेन रिटेंशन पावर्स नहीं रहती। एक कैटेगरी बच्चे ऐसे भी हैं जो इस टारगेट को लेने के लिए कुछ ड्रग्स ऐसी लेते हैं जिससे नींद नहीं आती है। एम्फेटामिन, जो ज़्यादा देर तक जागने चाहते हैं वो एम्फेटामिन्स लेते हैं, उससे अगेन उनके बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है और रिटेंशन कैपेसिटी, हालांकि वो पढ़ ज़्यादा लेते हैं, उनको ये लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, पर रिटेंशन जो है वो कम रहती है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ अ क्वालिटी स्लीप फॉर 7 to 8 hours इज़ मस्ट every day, and for that they should not disturb their sleep pattern। ज़्यादा कॉफ़ी लेने से, कॉफ़ी मॉडरेशन में लें, ठीक है, चाय कॉफ़ी मॉडरेशन में लें, ज़्यादा कॉफ़ी लेने से भी स्लीप पैटर्न और एपेटाइट कम हो जाता है। इन दिनों में बच्चे क्या है, वो स्किप करते हैं, खाना स्किप करते हैं ताकि उनको नींद ना आ जाए, उसकी वजह से वो खाना स्किप करते हैं और मेनली कॉफ़ीज़ चाय पे रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज स्ट्रेस स्ट्रेन के, जब बॉडी स्ट्रेस स्ट्रेन्स में चलती है तो उसको ऑल द मोर रीजंस कि उसको एक बैलेंस और न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए। उनको फ्रीक्वेंट मील्स लेनी चाहिए, हैवी मील्स नहीं लें। हैवी मील्स लेने से नींद आती है, आलस आता है। They should have frequent meals every 2 hours, 1.5 hour to 2 hours. They should keep on having something, some fruit, some juices, some biscuits. फ्रीक्वेंट मील्स लेने से उनका एक तो जितने वो अपनी एनर्जी बर्न कर रहे हैं वो बनी रहेगी और बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट मिलती रहेगी। अब भी जो बच्चे हैं उसमें एक अपना टारगेट वही रखकर उनको एक स्टडी आवर्स अपने प्लान करने चाहिए। कॉन्टीन्यूसली लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ स्टडी आवर्स बहुत ज़्यादा अचीव नहीं करते, क्योंकि एक ब्रेन की कैपेसिटी होती है, न्यूरॉन्स की कैपेसिटी होती है, उसमें एक ब्लॉक आना शुरू हो जाता है। कुछ देर, जैसे 2, 4, 5 घंटे पढ़ने के बाद जब उनको लगे थोड़ा सा ब्लॉक आ रहा है, वो अपना थोड़ा सा क्वालिटी टाइम 15 मिनट, आधा घंटा अपनी जो हॉबीज़ उन्होंने इतनी देर से कल्टीवेट की हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो रखी हुई हैं उसमें स्पेंड करनी चाहिए। उससे उनका ब्रेन जो है फ्रेश हो जाएगा। फ्रेश कंसंट्रेशन से वो जब पढ़ेंगे तो रिटेंशन ज़्यादा रहेगी, उनकी ग्रेस्पिंग ज़्यादा हो जाएगी। कुछ पेरेंट्स अननेसेसरी बच्चों के ऊपर एक प्रेशर डालते हैं कि देखो मेरे फ्रेंड का बच्चा है, उसको मेडिकल में मिल गया, मेरे फ्रेंड के बच्चे को इंजीनियरिंग में मिल गया, तुम्हारे को भी ये करना है। अननेसेसरी वो प्रेशर डाला जाता है, उसकी वजह से बच्चों के ऊपर एक और टेंशन आती है।
पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि हर बच्चे की इंडिविजुअल कैपेसिटी है, इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ है। उस कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ को देख के उसके साथ एक पॉजिटिव बिहेवियर रख के उनके, और इन दिनों बच्चे को ज़्यादा वो स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, बार बार ये नहीं कहते रहें कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। लेट हिम प्लान हिज शेड्यूल, और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली बच्चे को चलने दें। हैव फेथ इन योर चाइल्ड, हैव फेथ इन योर डॉटर, और उसको अपने आप करने दें। इस बार उत्तर भारत के कुछ भागों में थोड़ी थोड़ी बारिश हुई, जिससे मौसम में जो गर्मी जल्दी जल्दी आ रही थी फिर थोड़ी थम गई। खैर, शहर में रहने वालों के लिए बारिश का मतलब होता है मौसम में बदलाव, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों के लिए बारिश का अर्थ होता है खुशहाली। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आदि के बावजूद भी जहां तक भारत की अर्थव्यवस्था का सवाल है, तो ये काफ़ी हद तक कृषि और कृषि उत्पादों पर ही निर्भर करती है। और अगर हम बात करें अनाज में अपने आत्मनिर्भर होने की, तो इसमें कृषि वैज्ञानिकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वो कृषि वैज्ञानिक जो सिर्फ प्रयोगशालाओं में ही काम नहीं करते, बल्कि खेतों में और बीहड़ क्षेत्रों में जाते हैं, किसानों की परेशानियां समझते हैं और उनके हल ढूंढ निकालते हैं। आज की हमारी प्रेरणा के स्रोत एक ऐसे ही वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं। आप हैं ICAR के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर पंजाब सिंह। मैंने राइस से काम शुरू किया कि राइस बिना पानी के भी हो सकता है और बहुत पानी दे रहे हैं। इट गेव अ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन कि यू कैन ग्रो राइस इवन विद वेरी लिमिटेड वाटर। फिर हम चले गए, वो बहुत बारिश के एरिया जैसे बंगाल में थे, लॉट ऑफ रेन एंड ऑल दैट। मैं चला गया फिर राजस्थान डेजर्ट में, जोधपुर, यू डोंट हैव वेरी लिमिटेड रेनफॉल। फिर बाजरे से काम शुरू हुआ और उसी प्रोसेस में देखा कि जो अब देख रहे हैं आजकल ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम, इनफैक्ट उस समय हम लोगों ने ड्रिपर डिज़ाइन किया कि बूंद बूंद करके पानी दें। एंड देन वी हैड अ ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ टोमेटोज एंड वेजिटेबल्स। एंड ये रियलाइज़ किया कि देखिए हाउ कितने इवन इन डेजर्ट कितना पानी आप सेव कर सकते हैं। और आप अभी देखते हैं कि डेजर्ट में आप जाएँ तो आदमी पानी पीने के बगैर नहीं मरता। यू हैव लॉट ऑफ वाटर, दे हैव स्टोर टाँका सिस्टम हो करके। और चेरापूंजी जाइए जहाँ इतना बड़ा भारी गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वहाँ पानी की समस्या होती। ऑल ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़, तो ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, एंड देन फ्रूट्स लाइक बेर, पोमोग्रेनेट, इसका इतना प्रमोशन हुआ दैट रियली गेव मी ए सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि इतना किया है। और एक एक किसान जो है, आई मीन लैक्स ऑफ सीडलिंग दे सोल्ड ऑफ बेर एंड ड्रिप स्प्रिंकलर, यू नो, विद ICAR का एक प्रोजेक्ट था, स्प्रेड लाइक एनीथिंग। एंड उसमें उनका क्या हुआ, जहाँ तक आप 3 एकड़ के लिए पानी नहीं होता था, 1 एकड़ के लिए था, वहाँ 2-2, 3-3 एकड़ में डाला उसी पानी को। प्रोडक्टिविटी बढ़ी, खाद की इफिशिएंसी बढ़ी और लगा कि यू आर रियली डूइंग समथिंग फॉर द यू नो सिस्टम। एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन मेरा उस पीरियड में रहा है, particularly in promoting fodder and feed for livestock and from wastelands and marginal areas. And then the role of agroforestry in लंबे अगर उसमें देखें तो agroforestry को promotion इस lands पर और integrated farming system में जैसे कहा, that was one major breakthrough जिसमें हमने international meetings and conferences किए और उससे ये एक इमर्ज हो के आया कि दिस सेक्टर बड़ा important है।
And in fact, many of these, parameters like grazing policies, fodder banks, and then feeder fodder, in a modified condensed form, ये सब became a matter of practice, which even today मैं कहता हूँ कि इसको promote करने की ज़रूरत है. There are direct link in improving and shaping educational programs for human resource development in various areas. I mean, चाहे horticulture हो, चाहे floriculture हो, agriculture हो, या fisheries, animal sciences, of course in the university system. So I had an overview to see that how agriculture education can be shaped. जो सबसे बड़ा experience मैंने वहाँ gain किया कि university system जहाँ मैं जब जाने के बाद देखता था कि infrastructure development, even the initiative for people to work was almost declining, and I could really save by motivating politicians and policy makers to put some input कि agriculture education में research में चाहिए. Then only इतने बड़े state like Madhya Pradesh, which is again a very strong and fully equipped resources है, potential है, उसमें अगर थोड़ा support किया जाए. And fortunately I feel satisfied कि जब मैं अभी भी रिकॉल करता हूँ, जब मैं वहाँ गया था तो 16-17 करोड़ बजट इज़ नाउ ऑलमोस्ट 70 करोड़. जो हम अब चाहते हैं कि हमारी जो लार्जर स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स है, एक तो वह है कि इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप किया जाए, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, जिससे कि लोग जो हैं जॉब क्रिएटर्स हों, ना कि जॉब सीकर्स हों. दे शुड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशनल जैसे ऑक्यूपेंसी ज़्यादा हो. और दूसरी चीज़ जो अटेम्प्ट ये किया जा रहा है कि जो और लेवल्स हैं, जैसे अभी हम फील करते हैं कि हमारे जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स नंबर परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इन एग्रीकल्चर ये बहुत कम है अगर आप कंपेयर करें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से. और जबकि हम देखते हैं 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, या जैसे कहते हैं कि 700 मिलियन लोग जो हैं 1000 मिलियन का अभी करीब करीब इसी में लगे हुए हैं, जिसका कि पूरा एग्रीकल्चर ही बेस है. तो एजुकेशन को पूरा रीओरिएंट करने की ज़रूरत है, जिससे इट रीचेस टू मासेस इन एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में. और दूसरा उस तरह की एजुकेशन दे जिससे कि वो आदमी अपने को सस्टेन कर सके. WTO एक चैलेंज है और एग्रीकल्चर हमारा मेजर फोकस है इस कंट्री का. पर्टिकुलरली फॉरगेट अमेरिका की बात मत करिए, यहाँ तो हम 70% से कहा, अगर ये फोकस है तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप की और स्किल डेवलपमेंट की और एक कमर्शियल वेंचर बहुत ज़्यादा है. तो जब हम इस तरह के एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, रिसर्च एंड एजुकेशन को, एजुकेशन रिसर्च इनफैक्ट ये तो चीज़ें जिसको हम अलग नहीं कर सकते. एजुकेशन इज़ बेस्ड फॉर रिसर्च एंड एक्सटेंशन. इफ़ यू आर ए गुड प्रोडक्ट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, यू विल बिकम ए गुड रिसर्चर. आप होंगे, आप बढ़िया एक्सटेंशन भी कर पाएंगे बिकॉज यू हैव नॉलेज. तो अगर इस तरह के हम प्रोफेशनल्स डेवलप कर रहे हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये सेक्टर टैलेंट्स अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ऑल दैट यू नीड इज़ एक सस्टेनेबल बेस जिस पर वो एक यूथ जो है ट्रेंड ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट देखता है कि हमारा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है इसमें. और ये तभी पॉसिबल है जबकि आपका प्रोडक्शन को आप मार्केटिंग और वैल्यू एडिशन से लिंक कर दें एंड द ट्रेड. इफ दिस इज लिंक्ड, आई एम वेरी श्योर कि जितने एंटरप्रेन्योर हैं, इवन वेरी सो कॉल्ड एक्सलेंट ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स जिनकी बड़ी अच्छी वो है, दे विल लाइक टू बी इन एग्रीकल्चर रादर दैन कि वो भाग रहे हैं. जैसे आप देख रहे हैं कई लोग एग्रीकल्चर छोड़ के IAS बनना चाहते हैं, IFS बनना चाहते हैं, फॉरेस्ट सर्विस जाना चाहते हैं, बिकॉज दो जॉब्स हैव बीन लुक्रेटिव फॉर वट एवर रीजन्स, इसलिए जाना चाहते हैं. बट अगर इसी को इसमें क्रिएट कर दिया जाए, मोस्ट ऑफ देम विल लाइक टू स्टे बैक इन एग्रीकल्चर.
जो हमने इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी है, एंड दे हैव अ डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम, एंड आई वाज कॉन्टेक्टेड इफ दिस कैन बी ब्रॉड रियली इन एग्रीकल्चर, बिकॉज एग्रीकल्चर जो हमारा बेस है कंट्री का, एंड दैट अट्रैक्टेड मी मोस्ट। एंड आई एम थिंकिंग नाउ, इनफैक्ट ये सोच रहा हूँ कि जो भी हमने अब तक इन ऑल द 30 ईयर्स बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई, बट देयर आर कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम सोचते हैं कि अब इनको इंटीग्रेट करके थ्रू ट्रेडिशनल एजुकेशन, डिस्टेंस कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री, सो दैट जो भी टेक्नोलॉजी अब सोचते जो अब तक कहते रहे कि रेवोल्यूशन लाया जा सकता है, ना हाउ यू कैन ब्रिंग दैट मासेस को इन्वॉल्व करके। सो मेरा मेजर फोकस जो मैं अब सोच रहा हूँ कि अपनी जो भी हमारे डेवलपमेंट कंट्री में हुए हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, कैन दैट रियली बी वेडेड विद द पीपल हु आर रियली वर्किंग इन एग्रीकल्चर इन फील्ड। और उसके लिए जो सबसे बड़ा, मैंने पहले भी कहा कि यू हैव टू एजुकेट द मासेस को सिखाना पड़ेगा, उनको वो स्किल डेवलप करना पड़ेगा। ये जो टेक्नोलॉजी, स्किल एंड नॉलेज, दीज आर 3 डिफरेंट थिंग्स एंड ऑल 3 आर इंटरलिंक्ड। तो वो मिला के किस तरह से इस पूरे पॉपुलेशन को हम उठा सकते हैं, अगर मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाऊँ तो आई विल रियली फील कि मैंने जो 30-35 साल एग्रीकल्चर को डेवलप करने में टाइम लगाया, नाउ वी आर रियली प्रमोटिंग दैट थ्रू द मासेस। जो भी टेक्नोलॉजी या रिसर्च टेक्नोलॉजी जो साइंटिस्ट डेवलप करें, दैट शुड डेवलप इन एसोसिएशन, जो किसानों को, जो यूज़र्स हैं, उनके साथ चल के डेवलप करना है। इफ़ यू आर एबल, अगर आप डेवलप करते हैं टेक्नोलॉजी इन आइसोलेशन, इट हैज़ लिटिल रेलेवेंस। तो जो सबसे बड़ा मैसेज है कि हमारे ग्रेजुएट्स को या जो हमारे एग्रीकल्चर में लगे हैं कि वो किसानों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को समझें और उसको उसके साथ अपने को मिलाएं, और फिर टेक्नोलॉजी जो वो चाहते हैं, जो बताते हैं, उसको डेवलप करते हैं इन उनसे मिल के। सो सबसे बड़ा मैसेज है हमारे ग्रेजुएट्स को कि दे शुड मिक्स विद फार्मर्स, किसानों से मिल के उनके सोशो इकोनॉमिक कंडीशन समझ के अपनी टेक्नोलॉजी को बनाएं, रिसर्च प्रोग्राम बनाएं, और उसका बड़ा भारी रिलेवेंस होगा, इम्पैक्ट होगा। फिर हमें ये दिक्कत नहीं आई कि हमारी टेक्नोलॉजी किसान ले नहीं रहा है। इफ़ यू अंडरस्टैंड हिम, ही विल अंडरस्टैंड यू, एंड दैट मैच विल बी एब्सोल्युटली एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट। स्कूल छूट गया तो क्या, पढ़ाई नहीं छूटेगी। अगर आप चाहें तो बिना स्कूल जाए भी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के जरिए आगे पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भारत सरकार द्वारा स्थापित विश्व की सबसे बड़ी मुक्त स्कूली शिक्षा प्रणाली है। विषयों का चयन अपनी इच्छा अनुसार, कोई आयु सीमा नहीं। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए नया दाखिला 25 जनवरी से 15 मार्च तक। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पर जाएं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। यदि आप बागवानी से लेकर विपणन तक की किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में रुचि रखते हैं, तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 30 लाख तथा कोल्ड स्टोरेज के लिए 60 लाख तक के मुफ्त अनुदान का लाभ उठाएं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, करे सपने साकार। दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जहां एक ही समय में तेज गर्मी और कड़ाके की ठंड पड़ती हो, जिसे कुदरत ने अथाह खूबसूरती बख्शी हो, जहां इतनी ऐतिहासिक इमारतें हो कि उनकी गिनती करना भी मुश्किल हो। तो जब अपने देश में इतना कुछ है तो क्यों ना घर से बाहर निकलें और देखें कुदरत के इन हसीन नज़ारों को, मनुष्य द्वारा निर्मित कारीगरी को। आइए चलें हरियाणा के एक पर्यटक स्थल मोरनी। दिल्ली से करीब 350 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों की गोद में छिपा है मोरनी। 1136 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मोरनी हरियाणा का एक खूबसूरत पिकनिक स्थल है। बिल्कुल शांत, प्रदूषण से दूर, पहाड़ियों से घिरा, शहर से दूर। शहर की सभी सुविधाएं हरियाणा टूरिज्म के सौजन्य से यहाँ उपलब्ध हैं। ये है हरियाणा टूरिज्म का रेस्टोरेंट माउंटेन क्वेल। यहाँ बच्चों के लिए है झूले, बड़ों के लिए खाने पीने की जगह, चारों तरफ मखमली घास। यहाँ पूरे परिवार के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप चाहें तो शहर के शोर से दूर यहाँ दिन भर बिताएं
चाहें तो कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने बिताएं। We selected, we were basically looking for a place which is away from the regular routine of life, less polluted, nice, peaceful and calm place. So and maybe very near to Chandigarh also, so that we can go in the morning and come back in the evening. We thought of Morni Hills and we came here. तो इंतजार किस बात का? दिल्ली से केवल 5 घंटे का सफर तय कीजिए और पहुंच जाइए मोरनी की सुंदरता देखने। हमारा प्रोग्राम देखने के बाद हमें दर्जनों खत मिले, जिसमें कार्यक्रम की सराहना के साथ साथ आपने कुछ जानकारियां भी मांगी हैं। आप में से कुछ दर्शक जानना चाहते हैं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का पता और कुछ करना चाहते हैं संपर्क नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से। तो जल्दी से तैयार कीजिए एक पेपर और पेन और लिख डालिए ये दोनों पते। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसका पता है B31B कैलाश कॉलोनी, न्यू दिल्ली 110048। और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का पता है 85 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 16, गुड़गांव 122015, हरियाणा। और हाँ, हमने जो आपसे पहेली पूछी थी उसका परिणाम हम घोषित करेंगे अपने अगले कार्यक्रम यानी 1 मार्च के प्रोग्राम में। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इसी दिन इसी समय। नमस्कार।